नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्राइम तक। प्रवेश का स्वागत है। प्रवेश आ गया है, छुट्टी बिता कर आया प्रवेश जी। केदारनाथ गया था। सीधा मुद्दे पर चलते हैं। मुद्दा है, शाइस्ता ने बिरयानी पार्टी की थी और शूटर्स को कुछ रुपए भी दिए गए थे और ये कहा गया था कि उमेश पाल को ठिकाने लगाना है। इससे पहले एक वीडियो भी सामने आया जिसमें उमेश पाल के जो शूटर्स हैं वो इस मामले के जो आरोपी है अशरफ, उससे मिलने गए थे। इसके अलावा असद जो था उसने उमर से ही मुलाकात की थी और उमर भी इस साजिश में शामिल है, ये बात सामने आ रही है। शाइस्ता कहाँ है, गुड्डू कहाँ है, इसको लेकर तमाम सवाल अभी भी खड़े हुए हैं। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर है वो ये है कि पार्टी करी थी हवाला के जरिए 1.5 करोड़ रुपए, उसी दौरान आए तकरीबन 10-12 दिन पहले। प्रवेश, इन्हीं पैसों का इस्तेमाल हुआ। बिल्कुल, हाँ चिराग जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कुछ दिन पहले एक जो खबर आई थी, ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक बिजनेसमैन को धमकी दी जा रही थी। असद धमकी दे रहा था, कह रहा था कि हमारे पैसे हमें दे दो। मतलब अपने पैसे मांग रहा था या फिरौती के पैसे मांग रहा था, लेकिन उसमें कह रहा था हमारे पैसे हमें दे दो, अगर नहीं दोगे तो तुम्हारे साथ बुरा अंजाम होगा। उसके बाद उसने 35 लाख रुपए दिए। तो वो एक शख्स था जो खुद सामने आ गया। वैसे उसने बहुत सारे लोगों से 1.5 करोड़ के आसपास रुपए जमा किए। उसमें डायरी बनाई गई, डायरी में किसको कितने पैसे देने, किसको कहाँ, क्योंकि उन्होंने पूरी प्लानिंग की थी कि शूट आउट करोगे तो उसके बाद पुलिस ढूंढेगी, तो आप इतने दिन बाहर रहोगे तो उसके लिए आपके पास पैसे लगेंगे, तो वो पैसे आएंगे कहाँ से। तो ये पूरी प्लानिंग, और शाइस्ता खुद मौजूद थी गाइड करने के लिए। क्योंकि देखिए, शाइस्ता का बहुत बार बोला गया था कि कुछ रोल है या नहीं है, लेकिन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल था शाइस्ता का, क्योंकि वो लुक आफ्टर कर रही थी पूरे इसको सिनेरियो को कि कैसे पैसे देगा, ये कहाँ जाएगा, ये कहाँ रहेगा, इसके रहने का बंदोबस्त कहाँ होगा। घर में पूरी प्लानिंग होती है, पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, प्रॉपर बताया जाता है। उसमें जो आज शौकत हनीफ है जो वकील, वो भी इस केस में आरोपी है, वो भी प्लानिंग में शामिल था। उसने शाइस्ता को फोटो भेजी थी, आरोपियों को उमेश पाल की फोटोज भेजी थी, पैसों की फोटोज। एक आप हमारे क्राइम तक वेबसाइट पे जाइए, अभी एक खबर लिखी है, उसमें फोटो थी जिसमें पैसे थे पूरे टेबल पे भर के। तो कहीं भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह नहीं हुआ है, पूरा कैश हवाला का पैसा है। 1.5 करोड़ रुपए, मतलब इतना इजी भी नहीं है चिराग जी जमा करना। वो जमा किया गया 2 दिन के भीतर। तीसरे दिन प्लानिंग हुई, पार्टी हुई घर पे। 2 दिन असला खरीदे जा रहे थे, बंदूक लाई जा रही थी, घर पे एक्टिविटी बहुत ज्यादा थी, रेकी की जा रही थी उमेश पाल के घर के बाहर। ये सब चीज शाइस्ता को भी पता थी, ऐसा नहीं था कि कोई चीजें नहीं पता थी। या ये पुलिस ने एक तरह से, आज मैं जो हम सुबह डिस्कस कर रहे थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि शाइस्ता के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है अभी तक पुलिस के पास और उसको परेशान किया जा रहा है? नहीं, ये भी बात सामने आ रही है। हो सकता है चिराग जी, ये भी हो सकता है। लेकिन जो अभी हमसे बात करें पुलिस की थ्योरी की, जो पुलिस अपने सामने जो थ्योरी रख रही है, इन्वेस्टिगेशन की थ्योरी। देखिए, एक चीज है, बार बार नाम क्यों उठ रहा था, क्योंकि शाइस्ता कहीं ना कहीं शूटर्स ने कबूल तो किया था कि मिले थे। एक शूटर ने बोला था कि मिले थे, शाइस्ता से मिले थे। और बहुत सारे जो आरोपी इसमें अलग से आरोपी बनाए गए हैं, उन्होंने भी कहा है कि शूटर्स जब आए थे हमारे पास, जैसे उनके जो जीजा हैं, अतीक के जो जीजा, उन्होंने भी कहा था कि जो शूटर्स थे वो शाइस्ता से मिलके हमारे यहाँ आए थे। तो शाइस्ता के बोलने पर वो हमारे यहाँ रुके थे। तो ऐसा नहीं था कि उनसे बिना पूछे या बिना बातचीत के वो डायरेक्ट उनके यहाँ चले गए थे। तो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट तो है। बात आती है गुड्डू मुस्लिम की। गुड्डू मुस्लिम शाइस्ता के कांटेक्ट में था। ऐसा कहा जा रहा है अब कि शाइस्ता से गुड्डू मुस्लिम ने इसलिए कांटेक्ट अभी तोड़ दिया क्योंकि शाइस्ता को लग रहा था कि गुड्डू मुस्लिम ही वो शख्स है जिसने टिपिंग की है उनके लड़कों के बारे में कि वो कहाँ छुपे। और कहीं ना कहीं ये बात भी, ये थ्योरी भी सामने आ रही कि गुड्डू मुस्लिम को पुलिस ने इसलिए छोड़ रखा है क्योंकि पुलिस की उसने मदद की थी अतीक के लड़कों को पकड़वाने के लिए और अतीक के गैंग का खुलासा। क्योंकि गुड्डू मुस्लिम का कैरेक्टर तो वैसे ही खराब है, उसका नाम खराब है, क्योंकि वो किसी के साथ रहा नहीं, आज तक वो किसी का सगा नहीं है। किसी भी गैंग में चले जाए वो किसी गैंग का सगा नहीं हुआ है। तो ये थ्योरी बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या गुड्डू मुस्लिम को इसलिए छोड़ा जा रहा है कि उसने पुलिस की हेल्प की टिपिंग में? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि पुलिस तो उसे कब से ट्रेस कर रही है, अब तक तो पकड़ लेना चाहिए था और आराम से पकड़ा जाता है। इतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब जितनी उसके पीछे फोर्स लगाई गई, जिस तरह से उसकी ट्रेसिंग की जा रही है, तो ये चिराग जी ये कहना बड़ा ही ऐसा होगा कि वो नहीं पकड़ा रहा, मतलब बहुत शातिर है। अभी तो बहुत दिन हो गए, अब तो पकड़ा जाना चाहिए था उसको। लेकिन सवाल एक और भी है प्रवेश, सवाल ये है कि ये सब कुछ पता है शाइस्ता को, यानी ये कहा जाए कि उमेश पाल की हत्या ने इस पूरे घर को तबाह कर दिया, पूरा घर। क्योंकि अगर ये हत्या नहीं करते तो अतीक तो 5 सालों से जेल में ही था, उसका तो बाल भी बाका नहीं हो रहा था, वो तो अपनी जो प्लानिंग करना चाह रहा था कर रहा था, जेल में वो जिंदगी जी रहा था, सिर्फ जेल के अंदर था, और परिवार भी इधर से अपना बिजनेस भी कर रहा था, प्रॉपर्टीज भी बढ़ा रहा था, धमका भी दे रहा था चुप चुप के। हाँ, ये ठीक था कि बहुत ज्यादा खुलकर चीजें नहीं हो रही थी, लेकिन असद जिंदा था, अतीक जिंदा था, अशरफ जिंदा था। लेकिन अब देखिए 25 दिन में क्या सीन बदला है, तीनों मर गए, शाइस्ता को ढूंढ रही है पुलिस,
प्रॉपर्टी इतनी सारी अटैच कर ली, अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए, इतने सारी जो है वो राजदारों का पता चल गया, उनको अरेस्ट कर लिया, तो मतलब बर्बाद हो गए कुल मिलाकर। बिल्कुल। और चिराग जी देखिए, उनको कॉन्फिडेंट इतना था। कॉन्फिडेंट किस चीज़ का था? जुडिशियल लूप होल। उन्हें लग रहा था कि हम हत्या कर देंगे तो केस ही चलेगा ना, केस चलेगा, क्या हो जाएगा, लड़ेंगे हम केस। जब ये क्रिमिनल्स के अंदर ये कॉन्फिडेंट आ जाता है ना कि केस लड़ेगा ना, 10 साल लड़ेंगे, ये कॉन्फिडेंट ही उन्हें क्राइम की तरफ बढ़ाता है। और इन्हें कॉन्फिडेंट था पापा के ऊपर तो 100 केस है, पापा का अभी तक कुछ हुआ नहीं, हमारा क्या होगा, हम भी लड़ेंगे केस, हमारे पीछे प्रूफ करते रहना। ये भी बात सामने आ रही है कि जो असद है वो अपने परिवार की सुनता ही नहीं था। बिल्कुल। और ये भी हो सकता है कि अतीक और शाइस्ता इस केस में इन्वॉल्व भी नहीं हो और असद ने अपने लेवल पर ये सब कुछ जो है वो प्लानिंग की और उसने सब कुछ कर दिया। हालांकि पुलिस की थ्योरी ये नहीं कह रही, लेकिन ये बात भी निकल कर आ रही है। ये गुस्सा भी हो सकता है, हाँ, गुस्सा भी हो सकता है, या उसे बड़ा हीरो बनना हो सकता है। चिराग जी ये थ्योरी पे भी बात करनी चाहिए, क्योंकि देखिए अतीक कह रहा है कि ना हमारी अगर मेरी बात हुई थी जब अतीक को लेके जाया जा रहा था जुडिशियल कस्टडी पे, तो अतीक कह रहा था कि अगर कोई फ़ोन है जिससे मैं बात करता तो फ़ोन नंबर बताओ, फ़ोन लाओ, कुछ तो प्रूफ दो। आप सिर्फ हवाई बातें कर रही, पुलिस हवाई बातें करी कि मैं जेल में बैठ के बात कर रहा था, आप प्रूफ दो। पुलिस ने भी प्रूफ नहीं दे पाया, मतलब कोई ऐसे कोई मोबाइल फ़ोन या पुराने कॉल रिकॉर्ड्स वगैरह जो सामने पुलिस ने रखे हैं, वो भी किसी और के थ्रू। अब वो कहाँ से फ़ोन किया, कहाँ से बात की, कब की है, वो सब आना सामने बाकी है। लेकिन एक सवाल तो उठता है चिराग जी, ये केस में अतीक का इन्वॉल्वमेंट कहाँ से है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। अतीक ने जनवरी में एक बिजनेसमैन उसे फ़ोन किया कि 1 करोड़ रुपए मेरे बेटे को दे दो। जनवरी से प्लानिंग होनी स्टार्ट हो गई थी उमेश पाल हत्याकांड की। 35 लाख उस बिजनेसमैन ने अतीक के बेटे असद को दिया था। असद उसके घर के नीचे जाके फ़ोन करता है, आप नीचे आ रहे हो कि मैं ऊपर आऊँ, वो कॉल रिकॉर्डिंग भी है, तो वो डर के उसने पैसे दे दिए। अब बात ये थी कि अगर अतीक को नहीं पता था असद को ये पैसे क्यों चाहिए, असद ने बताया ही होगा ये पैसे क्यों चाहिए, इतनी बड़ा अमाउंट है, तो असद को पैसे फाइनेंस अतीक जेल से करवा रहा था। अब तो क्यों करवा रहा कहना, अब क्यों करवा रहा था, वजह क्या थी? वजह यही थी, उमेश पाल के हत्याकांड में यूज करना था, तो वो शामिल था। बिल्कुल। कोई भी पूछेगा ना अपने बेटे से, पूछेगा कि नहीं कि तुम्हें पैसे क्यों चाहिए, हवाला के जरिए इतने पैसे मंगवा रहा हूं मैं। नहीं, लेकिन कोई ये क्यों चाहेगा कि उसका बेटा जेल में जाए? देखिए उसने एक मैसेज लिखा था, वो मैसेज बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो जब धमकी दे रहा था उस बिजनेसमैन को, तो उसमें एक मैसेज था, उस मैसेज में लिखा था मेरा बेटा ना डॉक्टर बनेगा ना वकील बनेगा, वो सिर्फ इंतकाम लेगा, वो अपराधी बनेगा। तो अतीक भी नहीं चाहता था कि उसका बेटा, व्हाट्सएप मैसेज है ये, हमने भी ये वेबसाइट पे डिटेल में खबर है क्राइम तक वेबसाइट पे, आप जाके टाइप कीजिएगा अतीक व्हाट्सएप मैसेज, हाँ तो आ जाएगा। तो अतीक ने धमकी भरा मैसेज में लिख दिया था साफ साफ कि मेरे कोई बेटे डॉक्टर या वकील नहीं बनेंगे, वो अपराधी बनेंगे और सिर्फ वो मेरा बदला लेंगे लोगों से बाहर। नहीं, मुझे ये बात इसलिए गले नहीं उतर रही क्योंकि आप जेल में हो, आपका कुनबा बिखर गया है, आप क्यों चाहेंगे कि आपका बेटा भी उसी जगह चले? चिराग जी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग होते हैं जेल में भी जाके ना अच्छी शान शौकत वाली ज़िंदगी जीते हैं, उनके बेटे बाहर हुड़दंग मचाते हैं कि मैं आतिक अहमद का हूँ, जेल में तो क्या हुआ, बाहुबली है मेरे पिता, तो बाहर वो भौकाल बना रहता है। एक नॉर्मल आदमी जेल में चले जाए उसकी लाइफ खराब हो जाती है, एक बाहुबली जेल में जाता है ना तो वो बाहर उसके नाम पे और 10 चीज़ें चलती हैं, उसके नाम पे 10 गैंग और चलते हैं। लॉरेंस बिश्नोई को देख लीजिए, लॉरेंस बिश्नोई जेल में है, उसके आसपास के उसके चाचा भांजा भतीजा सब, मतलब आधे से ज़्यादा लोग इन्वॉल्वमेंट है, उसका भाई जो भी दिखा था थोड़े दिन पहले, तो भौकाल बन जाता है कि अरे जेल से भी कांड करवा देंगे। मतलब एक जो ये जो फैक्टर है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो दबदबाव कम नहीं होना देना चाहते थे, और वो भी चाहते थे कि अगर कुछ पढ़ लेगा तो क्या ही करेगा, गुंडा बनेगा तो मेरे जैसा राज करेगा। या तो उनको अपने बच्चे के, जैसे कहते हैं ना, पूत के पाँव, उनको जो पाँव है शुरू में दिख रहे थे कि भाई ये सीधा तो है नहीं, ये झगड़े भी करता है, ये मक्कारी भी करता है, माहौल भी इसको ऐसा मिला है। असद तो नहीं, कहीं से भी सीधा नहीं था। असद का जो बैकग्राउंड शुरू से ऐसा लगने लगा था कि, लेकिन एक चीज और भी है इसमें, शाइस्ता ने एक बार रोते हुए कहा था कि आपने उसको क्यों फंसा दिया, ये बयान आया था। बिल्कुल, माँ तो माँ होती है, माँ तो माँ होती है, किसी को भी पता है कि उसका अंजाम क्या होने वाला है, तो वो नहीं चाहती। शाइस्ता बोलती थी तुम्हारे पास इतने सारे शूटर्स हैं, इतने सारे लोग हैं, तुम उनसे अपना काम करवाओ, अपने बेटों को इन्वॉल्वमेंट मत रखो। लेकिन असद भी कहीं ना कहीं पापा की गद्दी संभालना चाहता था कि मैं अब पापा के बाद दूसरा बाहुबली मैं बनूं। अशरफ भी जेल में था, वो चाहता था कि मैं पूरी चीज़ों को लीड करूं, अगर मैं कोई बड़ा ऐसा कुछ करता हूं तभी जाके मुझे वो गद्दी मिलेगी। तो मतलब ये क्राइम की गद्दी थी जिसको अपनाने के लिए, मतलब जिसे हड़पने के लिए असद खुद को जाके आगे रख दिया
और ये बता मां नहीं चाहती थी, मां नहीं चाहती थी। उसने मॉन्की कैप तक नहीं लगाई, उसको कहा कि भाई मॉन्की कैप लगाना था कि आइडेंटिफिकेशन ना हो, और इस नहीं बात लगाई, क्योंकि वो बताना चाहता था कि मैं हूं, मैंने मारी है। अतीक का लड़का, मैं असद हूं, मैंने मारी है, ये उसे क्लियर देना था मैसेज। नहीं तो अगर वो मास्क पहन के मारते तो पुलिस को बड़ा मुश्किल हो जाता, कोर्ट में प्रूफ करना बड़ा मुश्किल हो जाता। शूटर्स को तो पकड़ नहीं पाए, कोर्ट में प्रूफ करना और मुश्किल हो जाता। ये तो अगर मास्क पहन के आते तो कैसे पकड़ लेते आप, कैसे पहचान लेते हो? अरे मैं बोल रहा हूँ, समझिए दिन दहाड़े क्या, रात को कर देते तो सीसीटीवी में तो पता भी नहीं चलता। वही तो कह रहा हूँ, बहुत सारी चीजें थी। वो घर के इधर मारा है, अगर कहीं और प्लान करके कहीं और बाहर मारते हाईवे वीवे पे तो और पता नहीं चलता। मतलब ऐसी 50 थेरी है, लेकिन एक दहशत निर्माण करने के लिए, मतलब जिस एरिया में है उसी एरिया में मारो तो पूरे एरिया के लोग डर जाएंगे, पूरा प्रयागराज डर जाएगा। फिर इनके खिलाफ जो लोग थोड़ा सा हो भी रहे कि हम अपना केस लेके जाए, उनके अंदर पूरी दम खत्म हो जाएगी। वो तो बोलेंगे यार दिन दहाड़े मार दे रहे पुलिस प्रोटेक्शन में, हम क्या है इनके सामने। तो जो बाकी लोग हैं वो भी अपने केस धीरे धीरे पीछे ले लें। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, इसने बहुत एक्टिव रहे। लेकिन अतीक ने एक बार ये भी कहा था कि उसको तो पता था कि अब उसकी पूरी जिंदगी जेल में बीतने वाली है। हाँ। और आपको मैं एक और बात बताऊं, जब अतीक या कोई भी इस तरह का शख्स प्रवेश जेल में होता है तो ऐसा नहीं कि जेल में कोई उसको टॉर्चर हो रहा होता है, वो एक दूसरे घर में है, समझ लीजिए। अरे और सुन लीजिए, ऐसे बड़े लोग जाते हैं ना, और तो उनके जो छोटे मोटे क्रिमिनल्स होते हैं ना, सब उनके पैर दबा रहे होते हैं, सबको पता होता है। और दूसरा, बाहर तो धमक उतनी है, पैसे तो बढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टी बढ़ रही है, धमक बढ़ रही है, बेटों ने सब संभाल रखा है, बीवी एक्टिव है, आप मिलने भी जा रहे हैं। आजकल तो जेल एक एंजॉयमेंट पीरियड होता है ना, 5 बार फरलो मिलती है, 5 बार वो पैरोल मिलती है। हमारे इस केस में जो मिली बाबा राम रहीम को, तो 5 बार तो बाहर आ गया। तो ये सजा क्या, मजा हो रहा है कुल मिलाकर? ये मजा है। आपको पता होगा बाला सर ने इंटरव्यू किया था अतीक अहमद का। हाँ, उसके बाद अशरफ का इंटरव्यू, अशरफ जिस जेल में बनता वहां गए थे इंटरव्यू करने, तो वहां एक बढ़िया सा टिफिन जा रहा था अशरफ के लिए जेल में। तो वो अतीक के घर से इंटरव्यू करके आए थे, तो उन्होंने पूछ लिया जो डब्बा लेके जा रहे थे किसका टिफिन है। तो उस आदमी ने देखा था इन्हें कि ये यहीं का रहने वाला है, मतलब यहीं आसपास का, तो ये अतीक को जानता है, तो उसने बता दिया ये टिफिन जा रहा है अंदर अशरफ के लिए, और उन्हें सिर्फ नॉनवेज और बोटी पसंद है तो बोटी खाने जा रहे हैं। तो मतलब आप समझ सकते हो, जेल में बैठ के वो बोटियां मंगा रहा था अपने लिए, उन्हें चिकन। तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि मतलब जेल में रहकर तो मुझे लग रहा है कोई बहुत, मुझे एक चीज और, आप एक नॉर्मल एक आदमी उमेश पाल को क्यों मारेगा, मुझे बताइए। देखिए, अगर दो कारण थे, बहुत बड़े रीजन, 2 कारण थे। उमेश पाली एक पहला केस था जिसमें सजा होने वाली थी। अगर इसमें सजा हो जाती और इससे एक नैरेटिव सेट हो जाता कि अतीक को भी सजा हो सकती है, अतीक के खिलाफ भी कोई खड़ा हो सकता है, तो आगे चलकर बहुत सारे लोग सामने आते हैं। लेकिन क्या हो गया, पहले ही केस में पहले ही आदमी को मार दिया, तो लोगों में वो दहशत देना चाहते थे, लेकिन जिसकी वजह से सजा हुई वो चला गया। नहीं, लेकिन उसी के केस में सजा भी हुई, उम्र कैद हुई, लेकिन वही तो वो नैरेटिव यही सेट करने चाहते थे कि अगर तुम, और उनको ये लग रहा था कि योगी सरकार जो है वो मिट्टी में हमें कहाँ मिलाएगी, ऐसी बहुत सरकार केस लड़ेगी सरकारी पूरा, और उन्हें पता है लूप होल इतना है, वकीली साथ में मिला हुआ है, बताओ तो क्या होगा, क्या कुछ होगा, कुछ ऐसे बहुत सारे उन्हें पता था, लेकिन हुआ उल्टा, बिल्कुल एक्सपेक्टेशन के विपरीत हुआ। और बहुत बार ऐसा चिराग जी कहा जाता है अनएक्सपेक्टेड चीज भी अच्छी होती है। मतलब बहुत सारे लोग इसे सेलिब्रेट कर रहे थे, इसे हम सेलिब्रेट नहीं कर रहे थे क्योंकि क्रिमिनल को कोई दूसरा क्रिमिनल मारे वो ठीक नहीं है। जुडिशियल सिस्टम अपना काम करना, जुडिशियल सिस्टम मारे, मैं तो हाँ जुडिशियल सिस्टम मारे, लेकिन जुडिशियल सिस्टम आपको पता है पंखा है, स्लो पहले हाँकेगा आपको, बाद में टांगेगा, तो टांगने में इतना टाइम चला जाता है कि टांगते ही नहीं बहुत लोग, बहुत सारे क्रिमिनल्स तो ऐसे ही छूट जाते हैं। एक चीज और, शाइस्ता जो पकड़ में नहीं आ रही है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, क्यों वो पुलिस के समक्ष नहीं आ रही है, और गुड्डू भी क्यों नहीं आ रहा है पुलिस के समक्ष? गुड्डू का तो बहुत लोग ये कह रहे हैं रीजन कि गुड्डू तो धोखेबाज है, मतलब गुड्डू जहां अपने को बच्चे को देखेगा वो टिपिंग कर देगा। तो मुझे लगता है पुलिस ने कहीं ना कहीं गुड्डू से सेटिंग कर ली कि तुम मुझे इसका बताओ, हम तुम्हें छोड़ देंगे, तुम्हें पकड़ लेंगे बाद में थोड़े दिन बाद, लेकिन तुम्हारा इनकाउंटर नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस बात पे गुड्डू राजी हो गया होगा। अब ऐसा क्योंकि देखिए असद को भी ढूंढना बहुत ईजी काम नहीं था, आप अचानक से कहीं छुप जा रहे हो, एकदम आपको कोई ट्रेस नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल था। असद को पकड़वाने में कहीं ना कहीं गुड्डू मुस्लिम का हाथ था। यही बात कहीं ना कहीं अशरफ बोलने भी जा रहा था गुड्डू मुस्लिम के बारे में, लेकिन तब तक अशरफ को मार दिया गया। अब बात है शाइस्ता पुलिस के सामने क्यों नहीं आ रही। एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हर कोई भूल रहा है देखने के लिए। देखिए शाइस्ता को ना पुलिस वैसे पकड़ना भी नहीं चाह रही, या मतलब उसे पकड़ के, देखिए औरत है उसका एनकाउंटर तो बिल्कुल करेगी नहीं पुलिस, हाँ, और ना ही कोई ऐसा कदम उठाएगी जिससे नाम खराब हो।
पुलिस इन्हें खुद ही सुराग इनके सबूत छोड़ने के लिए दे रही है। शाइस्ता कुछ ऐसा काम करेगी, एक सबूत छूटेगा, फिर वहां से पुलिस कलेक्ट करी। शाइस्ता जहां रुक रही है वहां पुलिस जा रही है, इन्वेस्टिगेट करी तो कुछ ना कुछ सबूत मिल जा रहे हैं उनके खिलाफ। ठीक है, उनके पैसे थे यहाँ, उनकी डायरी थी यहाँ भी उनका एक वो चलता था, उनका एक अड्डा चलता था जहां से सब क्राइम होते थे। ठीक है, तो वो शाइस्ता जहां जहां जा रही है वो एक सबूत छोड़ रही है, वो इस सबूत से पुलिस को ही लीड मिल रही है, पुलिस और इन्वेस्टिगेशन फास्ट कर रही है और इनका नेक्सस खत्म कर रही है। ये तो हो गई बात कि पुलिस नहीं पकड़ना चाह रही। हाँ। और ये बात कि शाइस्ता क्यों पकड़ में नहीं आ रही, यानी वो सरेंडर कर सकती है। सरेंडर कर सकती है, बिल्कुल। देखिए वो सरेंडर कर सकती है, लेकिन अब सरेंडर क्यों नहीं कर रही है, वो किसी की वो भी ऐसा कहा जा रहा है कि वो अपने वकीलों से बातचीत में है, वकीलों से बातचीत करिए, वकीलों से सब राय मशवरा। तो वकील ये राय दे रहे भागते रहो, ऐसा देते होंगे कि तब तक पहले प्रॉपर्टी अपने नाम करा लो, जितनी जगह। कैसे इतना आसान होता है नाम होना? बिल्कुल, अगर आप नॉमिनी है तो आपको लीगल बैटल लड़नी है, आपको बिल्कुल, जाके कोर्ट कोर्ट में आपको विटनेस होगा आपका, ऐसे थोड़ी आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगी। या तो उनके नाम जो प्रॉपर्टी होगी वो पेपर पे साइन विन करके जाना चाहती हूँ कि अपने दोनों बेटों के जो बेटे दो अंदर बैठे हैं। भाई आपको कानून क्या कहता है, प्रॉपर्टी आपको कैसे मिलेगी? प्रॉपर्टी आपको वैसे मिलेगी जो कानूनन है कि भाई आपको कोर्ट में जाकर ये प्रूव करना होगा कि ये मेरे पति की हत्या होगी, मेरे पति की प्रॉपर्टी या थी, तो पुलिस और ये मेरे पति की प्रॉपर्टी थी और अब इस पर ये क्लेम ये मुझे मिलना चाहिए। उसके लिए आपको विटनेस होगा आपका कोर्ट में, पहली बात। दूसरी बात, आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। तीसरी बात, वकील के थ्रू एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। आपको क्या लगता है 1 घंटे में सारा काम हो जाएगा? कई दिनों का काम होता है। चिराग जी की इंपॉर्टेंट चीज़ है, मुझे अभी क्लिक हुई। पुलिस शाइस्ता को इसलिए भी नहीं पकड़ सकती क्योंकि शाइस्ता को पकड़ लिया और पुलिस के पास ज़्यादा अच्छे ठोस एविडेंस ना हो तो शाइस्ता तुरंत छूट जाएगी। और शाइस्ता ने, याद है आपको, बहुत पहले इंटरव्यू दे दिया था, बहुत पहले इंटरव्यू दिया था जब उमेश पाल हत्याकांड हुई थी, जिसमें उसने कहा था इसमें हमारा कोई रोल ही नहीं है। तो वो बाहर आ जाएगी तो मीडिया के सामने कहीं ना कहीं वो अपनी बात जब रखने लगेगी, जब कोर्ट से जब उसे वो दे दिया, जमानत दे दी जाएगी, क्योंकि सबूत अगर नहीं होगी ज़्यादा तो जमानत मिलनी है। अब तो कोई इस केस में बचा भी नहीं है कि जो बोले कि शाइस्ता के इशारों पे हमने ये कुछ किया है। कौन है आरोपी जो इस केस में बोल दे? कोई नहीं है। अगर गुड्डू मुस्लिम पकड़ा है, गुड्डू मुस्लिम ऐसा कुछ गवाही दे कि शाइस्ता की वजह से ये सब हुआ है, शाइस्ता ने हमें गाइड किया था, पैसे की मदद की थी, जो भी कुछ, तो शाइस्ता की शायद जेल से बाहर ना आ सके। अगर नहीं, लेकिन क्या ये क्रिमिनल इतने बेवकूफ़ थे कि इनको पता था कि उमेश पाल को अगर हम मार देंगे तो ऑब्वियसली नाम तो हमारे ऊपर ही आएगा, तो फिर हम क्यों पंगा ले रहे हैं? लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था ना कि उनका एनकाउंटर होगा और इस तरह से हत्या होगी। ठीक है, लेकिन ये तो सोचा था ना कि मुकदमा दर्ज होगा, जांच होगी। 100 तो मुकदमे थे चिराग जी, जिसके ऊपर 100 मुकदमे। वो आदमी ऐसा हंसता खेलता मोटा सा, पूरा उसके बॉडी में कहीं लग ही नहीं रहा था कि जेल में रह के आया है, ऐसा लग रहा था घर में बिठा के उसको खाना खिला रहे, कोई चमक रही थी स्किन। तो ऐसा थोड़ी ना होता है जेल, ऐसी जेल में खातिरदारी होती है। कोई 10 दिन चला जाए ऐसा होके पतला होके आ जाएगा एकदम जेल से। तो वो ऐसी खातिरदारी हुई थी कि जिसकी वजह से एकदम अच्छे से थे। तो वही बात है कि कोई प्लान ऐसे करके नहीं, लेकिन उन्हें पता था जेल हमारे लिए स्वर्ग है।